जय हिंद दोस्तों। आज आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं आपके YouTube चैनल कौशल जी के जीएस क्लासेस पर। तो आप सभी के बीच जो हम एक बेहतरीन कंटेंट लेकर डेली उपस्थित होते हैं, तो आप सभी जी जान लगा के जो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हैं हमारे चैनल को इतना ग्रोथ करवाने में, तो आपका हार्दिक स्वागत है। और आप लोग लगातार मेहनत कीजिएगा, क्योंकि अभी आगे आपका एनटीपीसी का ज़बरदस्त एग्जाम होने वाला है और एक से एक बढ़कर उसमें पोस्ट देखने के लिए मिलेगा आपको। उसके बाद एसएससी जीडी का भी बहुत सारा एग्जाम है। उसके बाद बिहार के अंदर में भी बिहार एसएससी, बिहार दरोगा का भी वैकेंसी आने वाला है। और साथ ही आप लोग को विभिन्न प्रकार के स्टेट पुलिस का भी एग्जाम होने वाला है। तो बस आप लोग लगातार बनकर रहिएगा। और देख ही रहे हैं कि आज आपको शॉर्ट में नोटिफिकेशन भी ग्रुप डी जारी कर दिया है। लगभग 32,000 पोस्ट है, लेकिन वो पोस्ट अभी और बढ़ेगा। ठीक है, अभी वो बढ़ेगा क्योंकि रेलवे भी जान रही है। क्योंकि जब रेलवे का आप नोटिफिकेशन जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें जब आप देखिएगा तो वो लिखा हुआ है कुल पद में लिखा है 32,000, लेकिन ब्रैकेट में लिखा है अप्रॉक्स। इसका मतलब उनको भी डर है। और अभी प्रोटेस्ट भी होने वाला है, ट्विटर कैंपेन भी होने वाला है ट्विटर पे। ऐसे तो ट्विटर का नाम अब एक्स हो चुका है, ट्विटर का नाम अब एक्स हो चुका है। ये क्वेश्चन रेलवे पूछ चुकी है, तो कम से कम आप ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ट्विटर कैंपेन होगा और सीट बढ़ना एकदम तय, 50,000 प्लस सीट होगा, ये गारंटी है। लेकिन आप उसी हिसाब से मेहनत कीजिए। ठीक है, तो बिना कोई समय गवाए आज के सेशन का हम शुरुआत करते हैं। और हम ये आशा करते हैं कि आप पूरा सेशन देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन का पहला सवाल आप लोगों के लिए हम लोग रख रहे हैं, आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आप लोग बताइएगा, भारत का प्रथम रेलवे स्टेशन का नाम बताइए जो भारत ही नहीं पूरे विश्व का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बना। तो आप लोग को बता दे, भारत के अंदर में मध्य प्रदेश एक जिला है, भारत के अंदर में मध्य प्रदेश एक राज्य है, और राज्य के अंदर में हबीबगंज एक रेलवे स्टेशन है भोपाल के आसपास। भोपाल से लगभग 10-12 किलोमीटर के दूरी पर एक हबीबगंज रेलवे स्टेशन है। हाँ, वही हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो आप सोच रहे होंगे कि भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन, भारत का पहला प्राइवेट या निजी रेलवे स्टेशन जो है, यानी सरकार के हाथों से निकलकर किसी व्यक्ति के पर्सनल विशेष के हाथ में जो जाता है स्टेशन, उसी को कहते हैं आपका प्राइवेट रेलवे स्टेशन। और हबीबगंज रेलवे स्टेशन को भारत के अंदर में पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है, याद रखिएगा। और अगर पूछे भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन भी, तो वो भी हबीबगंज आएगा। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो है वह पुराना नाम हो चुका है और उसका नया नाम भी भारत सरकार रख चुका है, तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हबीबगंज का नया नाम है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आपको यहीं तक क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा, उसमें और आपको डीप नॉलेज चेक करेगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब भारत का पहला आपको वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हबीबगंज को बनाया है, तो वह किस देश के रेलवे स्टेशन के मॉडल पर उसको बनाया है? तो याद रखिएगा, जर्मनी का एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है हिडनबर्ग रेलवे स्टेशन। जर्मनी का एक रेलवे स्टेशन है, हिडनबर्ग रेलवे स्टेशन के आधार पर भारत के अंदर में पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन जो बना वो आपका हबीबगंज, जिसका नया नाम है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि बैलाडीला भारत के अंदर में छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर में एक क्षेत्र है बैलाडीला। ठीक है, तो बैलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जैसे आप सुने होंगे कि पन्ना की खान मध्य प्रदेश में हीरा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, पन्ना की खान। राजस्थान में सुने होंगे खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। वहीं सुने होंगे आप कर्नाटक में कोलार की खान और हट्टी की खान, दोनों बता रहे हैं। कोलार की खान के बगल में ही हट्टी की खान है, दोनों सोना के उत्पादन के लिए ही प्रसिद्ध है। तो इस तरीका से ही भारत के अंदर में बैलाडीला की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, बैलाडीला की खान छत्तीसगढ़ में है। सबसे पहले यह याद रखना है, बैलाडीला की खान किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। और आप लोग को बता दें कि छत्तीसगढ़ में यह जो प्रसिद्ध है लौह अयस्क के उत्पादन के लिए। किसके लिए? लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है बैलाडीला। और जब छत्तीसगढ़ का बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में आप लोग को बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना मध्य प्रदेश से विभाजन होके आपका याद रखिएगा
1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का स्थापना हुआ था मध्य प्रदेश से। और ऐसे देखें तो 2000 ईस्वी में 3 राज्य का स्थापना हुआ है। तो लेकिन डेट सहित आपको हम बार बार रिकॉल करवाते हैं भैया, खाली 2000 रखने से याद नहीं होगा। डेट सहित के लिए आपको जुगाड़ देते हैं, वो जुगाड़ पे आप काम कीजिए। तो जुगाड़ याद रखिएगा, छऊझा यानी 3 राज्य हो गया, पहला छत्तीसगढ़, दूसरा उत्तराखंड और तीसरा झारखंड। तीसरा झारखंड अपना बिहार से अलग होके हुआ है, यानी कि छऊझा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। तो ये तो आप सीरियली याद रख लिए। तो सीरियली आपको डेट भी याद रखना है, 1/9/15, 1/9/15। और तीनों के लिए कॉमन महीना आता है नवंबर। कौन सा आता है? नवंबर। और तीनों के लिए कॉमन ईस्वी आता है 2000। क्या आता है? 2000। यानी याद रखिएगा कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए छत्तीसगढ़ का स्थापना डेट सहित कब हुआ है, तो आप दिमाग लगाइएगा छऊझा यानी 1 तारीख पहले वाला है, यानी और तीनों के लिए नवंबर महीना ही है। उत्तराखंड हो जाएगा 9 नवंबर 2000 और आपका झारखंड हो जाएगा 15 नवंबर 2000। और झारखंड, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि झारखंड का स्थापना दिवस, तो 15 नवंबर मारिएगा। और झारखंड में एक व्यक्ति बहुत फेमस हुए हैं जिनका नाम है बिरसा मुंडा, का नाम सुने होंगे। ठीक है, बिरसा मुंडा का नाम सुने होंगे। बिरसा मुंडा का जो जन्म दिवस मनाते हैं वो भी 15 नवंबर को ही मनाते हैं, यानी कि दोनों जुगाड़ जम गया। जिस दिन झारखंड का स्थापना, उसी दिन आपका बिरसा मुंडा का भी जन्म दिवस मनाते हैं। और याद रखिएगा, हाल ही के दिनों में नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया है कि हम लोग झारखंड के अंदर में जो मनाते हैं बिरसा मुंडा जयंती, उसको याद रखिएगा एक नए दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है। तो याद रखिएगा जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस, क्योंकि बिरसा मुंडा जनजाति से संबंधित थे। ठीक है, एसटी से संबंधित थे, मुंडा समुदाय को आगे बढ़ाने का काम किए थे, अंग्रेज से लड़ने का काम किए थे। और इनका जन्म याद रखिएगा झारखंड के अंदर में रांची एक शहर है, रांची के बगल में एक क्षेत्र है खुंटी। कौन सा है? खुंटी। खुंटी जो है ना विधानसभा है, खुंटी एक विधानसभा है, याद रखिएगा रांची के जस्ट बगल में खुंटी है। ठीक है, उसी खुंटी में जन्म हुआ था किनका? तो बिरसा मुंडा का। और याद रखिएगा बिरसा मुंडा को हम लोग धरती बाबा के नाम से भी जानते हैं। बिरसा मुंडा को धरती बाबा के नाम से जानते हैं। यानी आपको 3 गो बाबा याद रखिएगा कि धरती बाबा के नाम से अगर पूछेगा तो बिरसा मुंडा मारिएगा, और मलंग बाबा के नाम से पूछेगा तो महात्मा गांधी मारिएगा। मलंग बाबा के नाम से महात्मा गांधी को जानते हैं आप, ये सब याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि झारखंड में जनजातीय गौरव दिवस कब मनाते हैं, तो आंसर 15 नवंबर। और इनका जन्म याद रखिएगा 1875 में हुआ था। 1875 में जन्म हुआ था किनका? बिरसा मुंडा का। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा के गुरु का क्या नाम था? तो बिरसा मुंडा जब उतना बड़े समुदाय के लोगों का जब प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इसका मतलब है कि उनके क्षेत्र में जो जनजाति रहते थे वो आनंद होंगे। कैसे होंगे? आनंद। मान लीजिए यहाँ पर 10 आदमी या 10 के लिए अगर हम बात उठा रहे हैं संसद में, तो आप गुरु कहलाएंगे। जब हम गुरु कहलाएंगे तो हमारे प्रति आप लोग आनंद रहिएगा कि नहीं रहिएगा? उसी तरह से आप दिमाग लगाइएगा, बिरसा मुंडा का जो गुरु था वो आनंद था। क्या था? आनंद। पूरा नाम अगर हम बताने का प्रयास करेंगे तो आनंद पांडे। आनंद पांडे। आनंद पांडे किसके गुरु थे? तो भैया बिरसा मुंडा के गुरु थे। और उनके जन्म दिवस को प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को हम लोग जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और बता दें रांची शहर जो है बहुत मस्त है रहने के लिए, मौसम बहुत अनुकूल है, एकदम 1 नंबर है मौसम। तो आप याद रखिएगा कि भारत के अंदर में झरनों के शहर के नाम से जो जानते हैं वो रांची को जानते हैं, या जलप्रपात के शहर के नाम से रांची को जानते हैं। क्योंकि जलप्रपात जो होता है ना, बड़ा बड़ा पहाड़ से देखते होंगे कि बड़ा बड़ा पहाड़ से जो है कि पानी जो नीचे गिरता है उसको हम लोग झरना कहते हैं। ठीक है, ये उसी को जलप्रपात कहते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे मध्य प्रदेश के अंदर में जबलपुर के पास बहुत भेड़ाघाट के पास एक बहुत फेमस झरना है या जलप्रपात है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। नाम सुने होंगे, नर्मदा नदी पे है। नर्मदा नदी पे भेड़ाघाट के समीप जबलपुर में याद रखिएगा धुआंधार जलप्रपात है, जिसका दूसरा नाम है कपिलधारा जलप्रपात। नाम सुने होंगे। कपिलधारा जलप्रपात और धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में मध्य प्रदेश के पास भेड़ाघाट के समीप है। ठीक है, और याद रखिएगा जब ऊपर से जब पानी नीचे गिरेगा बहुत ऊंचाई से, तो वहाँ जब पानी गिरता है तो वहाँ पर धुआं ऐसा नहीं बनेगा, पानी का फुहारा टाइप का बनेगा, कोहरा टाइप का। इसीलिए उसको धुआंधार यानी धुइयां धक्कड़ वाला यानी कि धुआंधार याद रखिएगा। ठीक है, जलप्रपात कहाँ में है? तो नर्मदा जी पे है आपका जबलपुर के पास। और जबलपुर जो है वह WCR का मुख्यालय है। ठीक है, WCR का मुख्यालय है, यानी कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है भैया? तो जबलपुर है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, जीके में। वहीं
अगर हम बात करते हैं कि भारत के अंदर में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो भारत के अंदर में सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? कुंचिकल जलप्रपात। यानी बोलेगा किस राज्य में है, तो आपको जुगाड़ से याद रखिएगा, कौसे कुंचिकल, कौसे कर्नाटक, कौसे कुंचिकल, कौसे कर्नाटक, कौसे कुंचिकल, कौसे कर्नाटक। लेकिन बहुत बच्चा जो पुराना किताब पढ़तेंगे, जो वीडियो या देख रहे होंगे, उनके दिमाग में शॉर्ट लग गया होगा, अरे यार तो जोग का गरसोप्पा जलप्रपात कौन सा जलप्रपात है? तो भैया कम से कम 5 साल हो गया चेंज हुए, अपने आप को अपडेट कीजिए, पुस्तकें भी अपडेट कीजिए, ठीक है। तो याद रखिएगा कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। किस नदी पे? तो याद रखिएगा कर्नाटक में तो है, कौसे कर्नाटक, कौसे कुंचिकल, लेकिन याद रखिएगा यह वराही नदी पे है। किस नदी पे? वराही नदी पे है कर्नाटक में, याद रखिएगा। और इससे पहले भले जोग या गरसोप्पा जलप्रपात था शरावती नदी पे वो, लेकिन वो फ्लॉप कर गया। अब क्या हो गया? फ्लॉप कर गया। अब नया याद रखना है कुंचिकल जलप्रपात। और भारत के अंदर में झरनों के शहर के नाम से रांची को, किसको जानते हैं? रांची को। और रांची को हम लोग जलप्रपात या झरनों के शहर के नाम से जानते हैं, जो कि झारखंड की वर्तमान समय में राजधानी है। लेकिन झारखंड की उपराजधानी बोलेगा कहां है, तो झारखंड की उपराजधानी जो है वह दुमका है। क्या है? दुमका है, याद रखिएगा। कहां है? दुमका, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भारत के अंदर में लौह अयस्क के लिए बेलाडीला किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। अगर बोलेंगे छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस कब मनाते हैं, तो 1 नवंबर। कब मनाते हैं? 1 नवंबर। और उत्तराखंड का 9 नवंबर और झारखंड का 15 नवंबर। और झारखंड राज्य का स्थापना जो बिहार से अलग होकर हुआ था वो साइमन समिति की सिफारिश पर। किस समिति की सिफारिश पर? साइमन समिति। और हाल ही में जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना जो एक नया राज्य बना है, वो याद रखिएगा कृष्णन समिति की सिफारिश पर। डेली बता रहे हैं भैया, याद रखिएगा कृष्णन समिति की सिफारिश पर 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना एक नया राज्य बना। और तेलंगाना में अगर 3 गो सीट है, याद रखिएगा, तेलंगाना में विधानसभा सीट याद रखना है, लोकसभा सीट याद रखना है, राज्यसभा सीट याद रखना है, क्योंकि वो नया राज्य है तो वहां पर क्वेश्चन पूछता है और आगे भी पूछेगा। तो आपको एक ट्रिक याद रखिएगा, आपका 7 गुना 17, 7 गुना 17, 7 गुना 17, यानी 7 जो है वो क्या सीट है? राज्यसभा सीट है। और 17 जो है वो लोकसभा सीट है। और दोनों को जो गुणा करते हैं 119 जो मिलता है वो विधानसभा सीट है। क्योंकि किसी भी राज्य में सबसे कम जो होता है वो राज्यसभा सीट होता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा लोकसभा सीट होता है, और सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट, सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट होता है। याद रखिएगा, तीनों याद हो गया। जैसे अपना बिहार का बात करते हैं तो बिहार में राज्यसभा सीट 16 गो है, लोकसभा सीट जो है 40 गो है, विधानसभा सीट 243 गो है। यानी कि आप इस तरह याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है और याद रखिएगा, लौह अयस्क जो बताएं ना बेलाडीला, वो लौह अयस्क जो उद्योग होता है ना, उसको बोलेगा कि किस नाम से जानते हैं? उसको कोर सेक्टर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कोर सेक्टर। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के अंदर में किस उद्योग को कोर सेक्टर के नाम से जानते हैं? तो लौह अयस्क को जानते हैं। किसको जानते हैं? लौह अयस्क को जानते हैं। उसी तरह से भारत के अंदर में जितना भी मोटर गाड़ी उद्योग है ना, यानी कि ऑटोमोबाइल बोल सकते हैं, मोटर गाड़ी को क्या बोल सकते हैं? ऑटोमोबाइल। एक बार क्या हुआ था, शुरू में जो है कि हमको पता नहीं था कि ऑटोमोबाइल गाड़ी छकड़ा को बोलता है, यानी कि 4 चक्का को 2 चक्का को बोलता है ऑटोमोबाइल। तो क्या होता है, एक बार जा रहे थे कहीं तो एक आदमी बोलता है कि आगे ऑटोमोबाइल चेक हो रहा है, यानी कि सीधा ऑटोमोबाइल नहीं बोला, खाली बोला मोबाइल चेक हो रहा है। हमको लगा यार मोबाइल मेरा चेक करेगा, यानी फोन चेक करेगा, देखते वहाँ कि गाड़ी चेक हो रहा था, तब समझ में आया कि ऑटोमोबाइल जो है वो गाड़ी को बोला जाता है, ठीक है। या और दुकान सब में भी लिखा रहता है कि फलना ऑटोमोबाइल्स, चिलना ऑटोमोबाइल्स, या वहाँ सर्विसिंग वगैरह होता है, या फिर गाड़ी भी मिलता है वहाँ पर। तो आप याद रखिएगा कि मोटर गाड़ी उद्योग को भारत के अंदर में विकास उद्योग के नाम से जानते हैं। किस उद्योग के नाम से? बहुत फेमस सवाल है भैया, याद रखिएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि भारत में किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जानते हैं? तो मोटर गाड़ी। यानी आदमी के पास जब धीरे धीरे विकास होने लगता है तो वह गाड़ी छकड़ा लेने लगता है, ठीक है। यानी विकास उद्योग के नाम से हम लोग मोटर गाड़ी उद्योग को जानते हैं, ठीक है। आप याद रखिएगा। और आप लोग को बता दें कि भारत का ऑटोमोबाइल शहर के नाम से चेन्नई को जानते हैं। भारत का जो ऑटोमोबाइल शहर है वो चेन्नई को जानते हैं, याद रखें। यानी चेन्नई बहुत फेमस है गाड़ी छकड़ा के उत्पादन में, ठीक है, याद रखें। जैसे आप लोग देखते होंगे अशोक लीलैंड सबका जो गाड़ी बनता है ना, वो चेन्नई में से ही बन के आता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा जुगाड़ पानी से। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि कौन से अमेरिकी पत्रकार महात्मा गांधी के साथ थे?
महात्मा गांधी का अगर हम जीवन देखते हैं, थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा हमको समझाने दीजिएगा, आपके माइंड में बराबर क्वेश्चन बैठ जाएगा, ठीक है। जब हम महात्मा गांधी का बात करते हैं तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जब लौटे थे तो वह दिन था, याद रखिएगा, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से, भारत लौटे थे 21 वर्ष रहकर, ठीक है। लेकिन बहुत आदमी क्या सोचेगा, अरे यार 21 वर्ष बता रहे हैं, 20 साल जो है कि वो रहा था, लेकिन नहीं भैया, 1893 में वो गए थे और वो लौटे 1915 में। जब आप सिंपल जोड़िएगा तो उधर 7 इधर 15, तो कितना पुर जाएगा आपका, ठीक है, 7 और उधर 15, 15 7 22 पुर जाएगा। लेकिन वो 21 साल ही रहे थे। कितना साल रहे थे? 21 साल ही रहे थे, याद रखिएगा। और वह 21 साल रह के भारत में अंदर में आए, और वह जो है कि भारत किसके कहने पे आए थे, तो उनके गुरु का नाम क्या था, महात्मा गांधी के गुरु का नाम क्या था, तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोखले जी महाराष्ट्र तरफ के थे, ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से गोपाल कृष्ण गोखले वगैरह कोई जानते हैं। तो आप याद रखिएगा कि भारत के अंदर में महात्मा गांधी किसके कहने पे दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पे, ठीक है। और वही गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा जाता है, भारत का हीरा। जैसे भारत का हीरा मध्य प्रदेश को कहते हैं, राज्य में अगर देखिए तो भारत का हीरा मध्य प्रदेश को कहते हैं, लेकिन भारत के अंदर में किस महापुरुष को हीरा की उपाधि दी गई है, तो वो गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन कि महात्मा गांधी किसके कहने पे दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटा, तो गोपाल कृष्ण गोखले। इसी क्वेश्चन को और मॉडिफाई करके पूछेगा कि महात्मा गांधी को किसके कहने पर, या महात्मा गांधी किसके कहने पे दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद 1 वर्षों तक वह भारत में घूम घूम कर यात्रा किया और यहाँ के आदमी से अवगत हुए। यहाँ के जो अंग्रेज थे वो किस तरह से भारतीयों को दबाने का काम करते थे, भारतीयों को शोषण करने का काम करते थे। तो आप याद रखिएगा, सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में 1 वर्ष तक महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद जो घुमक्कड़ के तरह घूमे, वो किसके कहने पे, तो वो भी गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पे। तो महात्मा गांधी डायरेक्ट जो है कि आंदोलन में उतरने का प्रयास किए थे कि 1915 में लौटे और यहां पर तुरंत मैदान में उतर के जो है कि यहां पर हम जो है कि धुइयां उड़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा, गोपाल कृष्ण गोखले ने, कि भाई अभी टेंशन नहीं लो, 1 साल पहले तुम घूमो पूरा, देखो आखिर यहां पर आदमी के पास कैसा दिक्कत है, कैसे जी रहा है, नहीं जी रहा है, कैसे उसको शोषित किया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा। तो आप याद रखिएगा 1 वर्षों के बाद वह घुमा 1915 से 16 तक, और 17 में बिहार की धरती पर मैदान में चंपारण में अपना कदम रखा। किसके कहने पे, तो राजकुमार शुक्ल के कहने पे। किसके कहने पे? राजकुमार शुक्ल के कहने पे। और कहां पर जाके उसको बोला था, तो याद रखिएगा भारत का उत्तर प्रदेश का एक शहर है बनारस, ठीक है, जिसको वाराणसी कहते हैं। तो वाराणसी के पास, वाराणसी यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जब वहाँ उद्घाटन हो रहा था, ठीक है, तो वहाँ पर महात्मा गांधी हिस्सा लेने के लिए गए थे। और वहीं पर बिहार के चंपारण के एक व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ल, और उन्होंने ही जाके बोला कि भैया हमको गांधी जी से थोड़ा सा मिलवाइए, क्योंकि बिहार के अंदर में नील विद्रोह, जो नील की जो खेती हो रहा है, या फिर तो उसको जो आदमी को नुकसान हो रहा है, आदमी का जो शोषण हो रहा है, उससे रोका जाए, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज के खिलाफ आवाज़ उठाया जाए। तो आप याद रखिएगा कि कहाँ पर मिले, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मिले, ठीक है। और वहीं पर महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण भी दिए थे, ठीक है। वहीं पर महात्मा गांधी ने आपका पहला जन भाषण भी कहां पर दिए थे, बनारस में, ठीक है। यानी आदमी के समक्ष पहला अपना जो स्टेटमेंट दिया, ठीक है, वो कहां पर, तो आप याद रखिएगा बनारस के पास। और बनारस में ही राजकुमार शुक्ल उनसे मिले और चंपारण के धरती पर उनको बुलाने का प्रयास किया 1917 में। और आने के बाद उनको अंततः खत्म करने का प्रयास किया। और वहां पर 3 कठिया प्रणाली चलता था। कौन सा प्रणाली? 3 कठिया प्रणाली चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। उनको फाइनली फिनिश करने का काम महात्मा गांधी ने किए। और याद रखिएगा जब वह सक्सेस हो गए उस काम में, तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने आके उनके पास एक स्टेटमेंट दिए और कहे कि अब महात्मा गांधी यहाँ पर सिर्फ, पहले उस समय महात्मा नाम नहीं था, भले बोलने का महात्मा गांधी बोल देते हैं, पहले उनका नाम मोहन करमचंद्र गांधी हुआ करते थे। और उनके नाम के आगे महात्मा शब्द जो जोड़ने का काम किए वो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने किए? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो एक सवाल पूछेगा सीधा कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए हैं। अगर थोड़ा सा डीप करेगा, बोलेगा कब दिए थे, तो 1917 में दिए थे। किस दौरान दिए थे, तो चंपारण सत्याग्रह के सफलता के बाद। चंपारण सत्याग्रह
के सफलता के बाद। और चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो तिनकठिया प्रणाली से। कहाँ में है? तो बिहार में है। और बिहार के अंदर में पश्चिमी चंपारण जो है वह बिहार का सबसे पश्चिमी जिला है जो यूपी से सटा हुआ है। ठीक है, आप याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। और बिहार के अंदर में एकमात्र जो आपका टाइगर रिजर्व है वह उसी चंपारण में है जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत के अंदर में कितना टोटल टाइगर रिजर्व है, तो टोटल 57 टाइगर रिजर्व हो चुका है टोटल। अभी कुछ दिन पहले 56 पढ़ते थे, 6-7 दिन पहले, लेकिन 6-7 दिन के बाद एक न्यूज आया कि भारत का भैया 57वां टाइगर रिजर्व भी मिल चुका है। वो कहां में मिला है? तो मध्य प्रदेश में भी मिला है। कहां पे मिला है? तो मध्य प्रदेश में ही मिला है, जिसका नाम क्या है? तो आप लोग बताइएगा कि इसका नाम क्या? रातापानी टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? रातापानी टाइगर रिजर्व भारत का जो है कि 57 नंबर का टाइगर रिजर्व बना है। और याद रखिएगा, भारत के अंदर में अगर पूछे सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो भारत के अंदर में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश के अंदर में है, जिसका नाम है नागार्जुन टाइगर रिजर्व, या फिर नागार्जुन बाग आप बोल सकते हैं, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आता है। अगर पूछे कि भारत के अंदर में प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कब हुआ है? 1973 से। 1973 से। और 1972 में याद रखिएगा आपका विश्व वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। बहुत फेमस सवाल। विश्व वन, देखिएगा, जब इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी भारत में, तो वो विभिन्न प्रकार के पशु को संरक्षण देने की बात कही। और 1972 में उसी ने दिमाग लगाया कि एगो हम अधिनियम पारित कर देते हैं स्पेशल, अलग अलग पशु को अलग अलग संरक्षण देंगे, उसके लिए प्रोजेक्ट चलाएंगे उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए। तो 1972 में पहली बार विश्व वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। 1972 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। और इसी के आधार पर भारत में पहली बार अगले वर्ष ही 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कर दिया गया। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। वही प्रोजेक्ट हाथी वगैरह 1992 में आगे चल के चलेगा, बहुत सारा ऐसा चीज मिलेगा। ठीक है, आप याद रख लीजिएगा। और आपको पता है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। और राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी है। हाथी का वैज्ञानिक नाम है एलिफास इंडिका। देखिएगा, हाथी को इंग्लिश में हम लोग एलिफेंट बोलते हैं, और ई से ही एलिफास याद रख लीजिएगा, ऑप्शन मारा जाएगा वहां पर। ठीक है, आराम से टिक कर दीजिएगा। हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिफास इंडिका। और भारत के अंदर में हाथी के लिए जो सबसे प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वह पेरियार। कौन सा है? पेरियार वगैरह आप याद रख लीजिएगा, जो कि केरल के अंदर में है। पेरियार कहाँ में है? केरल में अंदर में है। और केरल का आदमी सबसे पढ़ा लिखा है, क्योंकि वो पता है भैया जब पढ़ेंगे नहीं तब तक हम जो है कि आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए याद रखिएगा, पढ़ाई जो है वह अमृत के रूप में लेता है। किस रूप में? अमृत। इसीलिए अमृत योजना का शुरुआत केरल, अमृत योजना का शुरुआत। और वहाँ का आदमी बहुत पढ़ा लिखा है। आप लोग को पता है कि भारत का सबसे पहला जो शिक्षित राज्य बना है 100%, वो केरल बना है। और याद रखिएगा, इसीलिए उन्होंने एक योजना चालू किया कि जब हम इतना पढ़े लिखे हैं तो हम प्रत्येक गांव में एक एक आईएएस पैदा करेंगे, यानी 1 गांव 1 आईएएस। कौन राज्य? केरल। 1 गांव 1 आईएएस। 1 गांव 1 आईएएस किस राज्य ने? तो केरल ने। 1 गांव 1 आईएएस किस राज्य सरकार ने? केरल। और बोला जब भैया एगो आईएएस जब हम सब गांव में पैदा कर रहे हैं, इसका मतलब हर एक पंचायत में एगो खेल का मैदान होना चाहिए, तभी जो है कि हमारा खिलाड़ी भी आगे बढ़ेगा और वर्चस्व करेगा। यानी कि एक गांव, एक पंचायत एक खेल मैदान, एक पंचायत एक खेल मैदान। वो भी किसने किया है? केरल ने। किसने किया है? केरल ने, याद रखिएगा। और केरल के अंदर में आप लोग को बता दें कि केरल का अगर पूछेगा प्राचीन नाम क्या था, तो केरल का प्राचीन नाम था त्रावणकोर। क्या नाम था? त्रावणकोर। केरल का प्राचीन नाम क्या था? त्रावणकोर। और याद रखिएगा, उसी तरह से घिसाया पिटाया क्वेश्चन है, असम का पुराना नाम। तो असम का पुराना नाम है कामरूप। क्या नाम है? कामरूप। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। वहीं अगर बात करते हैं भारत के अंदर में सबसे अगर पूर्वी राज्य हम देखते हैं, देखिएगा, बहुत आदमी को जानकारी नहीं होगा, मैप का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो उत्तर होता है, उत्तर दिशा होता है। जब ऊपर वाला उत्तर हुआ तो इसके जस्ट विपरीत क्या होगा? दक्षिण होगा। उत्तर, दक्षिण, और इधर वाला हिस्सा हो गया पूरब। जब इधर पूरब हुआ तो इधर क्या हो गया? पश्चिम। तो भारत का जो सबसे पश्चिमी जिला है वो पश्चिमी राज्य है, वह आपका कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम था, सॉरी, पूर्वी, भारत का सबसे पूर्वी जिला राज्य जो है वह अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब इधर बोल दिया दिशा। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश का भी पहले पुराना नाम हुआ करता था, जैसे असम का, जैसे आपको केरल का बता दिए, उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम पहले हुआ करता था नेफा। क्या हुआ करता था? नेफा, यानी NEFA,
नेफा, और नेफा से नाम परिवर्तित करके 1970 के बाद अरुणाचल प्रदेश हो गया। और याद रखिएगा नेफा का बहुत बार एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ लिया गया है, तो याद रखिएगा नेफा। अब देखिएगा एन का और ई का मतलब आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा आप बताइएगा कि ये कौन सा दिशा बताया आपको? नॉर्थ, नॉर्थ इंग्लिश में नॉर्थ, ठीक है, क्योंकि नेफा हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब एन का मतलब हम यहाँ पर नॉर्थ याद करवा देंगे आपको, ठीक है। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और ये क्या बताए? ईस्ट, यानी यहाँ पर देखिए ईस्ट है और यहाँ पर आपका नॉर्थ हुआ। इसका मतलब इसी दोनों के बीच में यहाँ पर ये है आपका, इसको डायरेक्ट हम पूर्वी भी नहीं बोल सकते हैं, भले बोलने के क्रम में हम बोल देते हैं कि ये सबसे पूर्वी अरुणाचल है, लेकिन हकीकत अगर देखिएगा आप इसको डिवाइड करके 90 डिग्री में, तो ये आपका कॉर्नर में आ रहा है, लगभग कॉर्नर में आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच का हिस्सा है। तो आराम से आप एन और ई का मतलब फुल फॉर्म में नॉर्थ ईस्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका नॉर्थ और ईस्ट है, लेकिन ये आपका विदेशी सीमा से जुड़ा हुआ है। अरुणाचल में देखते होंगे बार बार चाइना हमला करते रहता है, डोकलाम विवाद का नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा ही है। जैसे काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच है, ठीक है, उत्तराखंड में काला पानी नाम का जगह है, तो वो बोलता है नेपाल की हम मेरा है, लेकिन नेपाल को पता नहीं है कि एक बार फूंक देगा इंडिया तो उड़ जाएगा हवा में नेपाल, ठीक है, तो लेकिन वो चाइना उसको चढ़ा देता है, तो वो जो है कि फड़फड़ करने लगता है ना, होता है गाँव सब में भी जो थोड़ा लड़ाने के लिए चाहता है तो वो सोचता है थोड़ा इसको चढ़ा देते हैं, उससे जाके लड़ाई कर लेगा, लेकिन पता नहीं है कि अगर मारने उड़ने लगेगा तो भाग नहीं पाएगा वो। तो सुनिएगा यहाँ पर, इसका मतलब ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, उसी के बीच में ये है। ये कहाँ पे है? तो सीमा पे है, और सीमा का इंग्लिश होता है फ्रंटियर। फ्रंटियर गांधी ऐसे भी आप लोग को बताए हैं। फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं, क्योंकि भारत से वो सीमा के बाहर चल गया, यानी कि पाकिस्तान चल गया था आज़ाद होने के बाद। इसका मतलब फ्रंटियर गांधी के नाम से या या फिर सीमावर्ती गांधी के नाम से या फिर सरहदी गांधी के नाम से किसको जानते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं, जो कि पाकिस्तान चल गए। इसका मतलब ये नॉर्थ में है और ईस्ट में है, और कहाँ है? फ्रंटियर पे है, यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। यहाँ तक तो हम पहुँचेंगे, तीन को तो आराम से पहुँच गए। ये नॉर्थ में है, ईस्ट में है, फ्रंटियर में है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। और वहाँ पर वो एक एजेंसी के रूप में काम करते थे पहले, यानी आपका फुल फॉर्म बिना कोई प्रेशर का याद हो गया, यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और 1970 के बाद इसका नाम भारत सरकार ने तब्दील करके अरुणाचल प्रदेश कर दिया। और आप लोग को बता दें कि भारत के अंदर में अरुणाचल प्रदेश राज्य का जो गठन किया गया है वो याद रखिएगा आपका कौन संविधान संशोधन? तो 55वां संविधान संशोधन, 55 संविधान संशोधन 1987 के तहत भारत के अंदर में अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन किया गया। वहीं जस्ट इससे आगे बढ़िएगा 56वां संविधान संशोधन। तो 56वां संविधान संशोधन के तहत भारत का एक नया राज्य गोवा बना था। कौन बना था? गोवा, लेकिन वो भी 1987 में बना था। उस दिन भी बताए थे कि गोवा को आज़ाद जो मिला था या मुक्ति जो मिला था वो 1961 में मिला था। 1961 में मिला था पुर्तगाली से, और पुर्तगाली जो उस पर अटैक करके उसको जो अपने क्षेत्र में मिला लिया था वो 1510 में, और इसको 19 दिसंबर 1961 को जो है कि आज़ाद कर दिया। और जब आज़ाद हो रहा था तो उस समय पुर्तगाली गवर्नर कौन था गोवा का? तो वो सिल्वा था। कौन था? सिल्वा था। कौन था? सिल्वा। और जब उस पर अधिकार कर रहा था तो उस समय गोवा पर किसने अधिकार किया था? तो अल्बुकर्क ने किया था। किसने किया था? अल्बुकर्क, जो कि दूसरे नंबर के पुर्तगाली गवर्नर बने थे, आप लोग को पता है, ठीक है। और वह छीना था किससे? तो बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से छीना था, ठीक है, आप लोग को पता चल गया। तो आप नेफा के बारे में बता सकते हैं आराम से, कामरूप के बारे में, असम के बारे में बता सकते हैं आराम से कि भैया असम का पुराना नाम कामरूप था, और केरल का पुराना नाम त्रावणकोर, त्रावणकोर, त्रावणकोर। और यहीं से एक चीज़ और याद रखिएगा कि केरल में एगो विद्रोह हुआ था जिसका नाम था त्रावणकोर विद्रोह, त्रावणकोर विद्रोह, त्रावणकोर विद्रोह। यानी कि आप नाम भी याद रख लीजिएगा पुराना, और अगर विद्रोह पूछेगा तो वही मार दीजिएगा कि केरल में हुआ था। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे अमेरिकी पत्रकार का, महात्मा गांधी का कहाँ से कहाँ घुस गए, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपको 10 क्वेश्चन अगर मिल रहा है, 15 क्वेश्चन, तो आपको ये आवश्यक है, ठीक है। आप सुनिएगा कि जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो वो 2 ठो उधर से अमेरिकी पत्रकार को भी साथ में लाए कि इंडिया में भी जो है ना क्रांति लाना है, बहुत यहाँ पर झोलझाल हो रहा है अंग्रेज के द्वारा। तो आप सुनिएगा कि 2 पत्रकार जो लाए थे, एक
उनका साथ निभा रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में, और एक उनका साथ निभाए भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन में सुनिएगा एक क्वेश्चन यहीं पर, जब भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो आप यहीं पर दिमाग में एक बात खोस लीजिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो था उसका कोई जो था व्यक्ति नहीं था उसको हैंडल करने वाला। यानी बोल सकते हैं आप कि भारत के अंदर में वैसा आंदोलन का नाम बताइए जो कि मतलब बिना कोई मतलब कह सकते हैं अध्यक्ष वाला आंदोलन था, यानी उसका कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था। यानी भारत के अंदर में एकमात्र आंदोलन जो कि और नेतृत्वकर्ता वाला था, यानी कि नेतृत्व विहीन आंदोलन था, यानी कि नेतृत्व वाला करने वाला कोई नहीं था। क्योंकि आप लोग को पता है भले महात्मा गांधी 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत मुंबई के ग्वालियर टैंक से कर देते हैं, लेकिन जस्ट अगले दिन सभी भारत के जो महान महान पुरुष थे स्टार्ट करने वाला सबको दबोच के अलग अलग जगह जो है कि उसको जेल के अंदर में हवा खिलाने के लिए भेज दिया। इसका मतलब बताइए भले स्टार्ट तो हुआ लेकिन क्या कोई उसका नेतृत्वकर्ता बचा? नहीं बचा। तो आप याद रखिएगा कि नेतृत्व विहीन आंदोलन कौन था भारत में? तो भारत छोड़ो आंदोलन याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का, तो भारत छोड़ो आंदोलन इसका मतलब है कि महात्मा गांधी जब गिरफ्तार हो गए, इसका मतलब भारत छोड़ो आंदोलन हाथ से फिसल रहा था नहीं फिसल रहा था। इसका मतलब आप फिसलना शब्द से ही अमेरिकी पत्रकार का नाम याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के अमेरिकी पत्रकार कौन थे? तो याद रखिएगा फिशर। कौन था? फिशर। यानी महात्मा गांधी के हाथ से फिसल रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन, यानी फिशर याद रखिएगा, ठीक है। और हाँ फिशर याद क्या? फिशर संभाल लिया आंदोलन। हाँ फिशर ने संभाल लिया आंदोलन, हाँ ये भी है, यानी फिसलने से बचा लिया फिशर ने, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। वहीं आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ था, कब हुआ था? 1930 में। डायरेक्ट याद रखिएगा, पूछ लेता है। और असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? नमक सत्याग्रह कब हुआ था? वहीं आपका गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये सब क्वेश्चन पूछता है किसी भी एग्जाम में, बैठिए आप, जीरो से लेके आपका टॉप लेवल तक के एग्जाम में पूछता है, ठीक है। इसीलिए आपका कर्तव्य बनता है कि आपको याद करना, ठीक है। नहीं तो ऐसे बहुत याद करने वाला आदमी है तो आप नहीं भी याद कीजिएगा तो दूसरा आपका सीट लेके चल जाएगा, इसीलिए आप पढ़िए, ठीक है। तो याद रखिएगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय फिशर था, तो 1930 में जो हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, उस समय कौन था? तो आप याद रखिएगा बेब मिलर। कौन था? बेब मिलर। मिलर था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था, आप याद रखिएगा कि आपका मिल रहा था सविनय, यानी कि अगर आपका नहीं कहता है कि वो सविनय है, यानी आप जब कहीं एप्लीकेशन लिखते होंगे, मान लीजिए कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए डीएम को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो आप क्या लिखते हैं? सविनय निवेदन यह है कि हमको ये कमी है या फिर नहर की आवश्यकता है सिंचाई के लिए, ये जो भी लिखते हैं डीएम को या एसपी को तो ऐसे नहीं लिखा जाता है, वो डीएम के क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो आप या फिर आप एसडीओ वगैरह को आप लिख सकते हैं। तो आप सुनिएगा कि सविनय आप काहे लिख रहे हैं? क्योंकि आप मिलने का उनसे प्रयास कर रहे हैं, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय मिलर था। कौन था? मिलर। यानी सविनय किस लिए आप लिखते हैं? आप मिलने के लिए, यानी सविनय के समय मिलर, और आपका फिसलते फिसलते भारत छोड़ो आंदोलन को बचा लिया, ठीक है, लुइस फिशर। आप याद रखिएगा, दोनों अमेरिकी पत्रकार था अलग अलग के दौरान, ठीक है। अगर आपको इतना हम जुगाड़ काहे देते हैं कि ये सब थोड़ा सा ब्रांड क्वेश्चन है। अब आपका जब एग्जाम में बैठिएगा, जब दिमाग काम नहीं करने लगेगा और ये क्वेश्चन आ जाएगा, इजी क्वेश्चन तो सब बना देता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जो लेवल का पढ़िएगा वही मेरिट आपको बनाएगा और भीड़ से आपको अलग करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब आप बैठिएगा एग्जाम में तो आपको लगेगा कि अरे यार ये क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते, लेकिन बैठे बैठे जब दिमाग लगे अरे यार हाँ ये तो कुछ पढ़े थे, फिसल रहा था गांधी जी ऐसे करके, तो आप आंसर आराम से लगा के आ सकते हैं। और इधर विनय जो रहता है सविनय, वहाँ पर हम जो है कि मिलने का उनसे प्रयास करते थे। जब ये ग्रुप डिस्कशन का यही फायदा है कि जब आप इस तरह से 2 बार 4 बार जब होगा ना, तो आपके माइंड में सब दिन के लिए बैठ जाएगा वो बात, ठीक है। फिर भुलाना मुश्किल हो जाएगा, भूल नहीं पाइएगा। अभी जैसे याद करना मुश्किल हो रहा है ना, उसी तरह उस समय भुलाना मुश्किल हो जाएगा जब 2-4 बार रिवीजन हो जाएगा, तो समझ लीजिए।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आप लोग को बता दें कि लुईस फिशर ने महात्मा गांधी के जीवन पर एक उनका जीवनी भी लिखा था। जब महात्मा फिसलने जब वो रोक लिया तो बोला महात्मा गांधी के जीवन पर उन्होंने जो है कि एक पुस्तक भी लिखा था, महात्मा गांधी का जीवनी भी लिखा था। तो उनका जीवनी का नाम था द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी का अगर रचना पूछेगा तो किसने? फिशर ने किया था। और आप लोग को बता दें कि जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और वह साबरमती आश्रम में जाके, जो कि साबरमती आश्रम कहाँ है? गुजरात में। कहाँ में? गुजरात में है साबरमती आश्रम, ठीक है। इसी पे उन्होंने एक मतलब कि गीत भी आया था, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आप सुने होंगे ये सब गाना, ठीक है। और ऐसे बात करते हैं साबरमती का। साबरमती जो है वह नदी आपका अहमदाबाद के पास है, ठीक है। अहमदाबाद जो शहर है ना, अहमदाबाद शहर साबरमती नदी के किनारे ही है। और सूरत शहर जो गुजरात में है वो ताप्ती नदी के किनारे है। अहमदाबाद थोड़ा लंबा अक्षर है, साबरमती भी थोड़ा लंबा अक्षर है। और सूरत 3 अक्षर का है, ताप्ती भी 3 अक्षर का है। और जब ताप्ती का नाम लेंगे तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल के पास मुल्तई नाम की पहाड़ी के से निकला हुआ है। लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरती है नदी। और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहते हुए आपका अरब सागर में अपना जल गिराने का काम करती है। आप लोग को पता है कि आपको ट्रिक दिए थे समानता, स्व मुआक्या नौ त्वाक्या समानता, यानी साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये लगभग 4-5 नदी ऐसी है जो अपना जल आपका अरब सागर में यानी गिराने का काम करती है पश्चिम में, ठीक है। और इधर जो आपका है पूरब में आपका क्या है? तो आप याद रखिएगा, ये सॉरी उल्टा बता दिए। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। सॉरी, ये जो आपका पूरब में है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है। पूरब में ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो पूरब में जितने भी नदी बहती है वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और गुजरात इधर जो महाराष्ट्र वाला जो इलाका ये अपना जल कहाँ गिराती है? अरब सागर में। कहाँ गिराती है? अरब सागर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अरब सागर पश्चिम में है, यहाँ पर जल गिराएगी आपका लगभग कम नदी गिरती है, यानी साबरमती मेन नदी वही याद रखेगा, नर्मदा ताप्ती। ये 2 मुख्य ऐसी नदी है जो जल गिराती है। ऐसे तो साबरमती भी गिराती है और आपका माही नदी भी गिराती है। और माही नदी जो है भारत के अंदर में याद रखिएगा कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत के अंदर में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है माही। क्या नाम है? माही नदी याद रखिएगा कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और जब हम कर्क रेखा का बात करते हैं तो कर्क रेखा यहां से गुजरती है, देख लीजिए 23.5 डिग्री जो आपका पूर्वी देशांतर है, ये देखिए ये भारत को बीचों बीच काटती है। कर्क रेखा भारत को बीचों बीच काटती है। और आप लोग रटते होंगे कि कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये जो निकलती है, देखिए यहाँ से गुजरात से निकली 23.5 डिग्री, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर आपका जो है कि 22 है, यहाँ 24 है, इसके बीच में 23.5 है। तो 23.5 इस तरीका से यहाँ पर आपका निकल जाता है। 23.5 देखिए इधर भी लिखा होगा, देखिए यहाँ ये निकल जाती है, मिजोरम से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो आप देखते होंगे मित्र पर गमछा झाड़, आप लोग ट्रिक भी पढ़ते होंगे, लेकिन वो उल्टा पुल्टा ट्रिक है। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि आपका जो है कि ये कर्क रेखा जो है कि किस राज्य से निकलती है, तो ये गुजरात से निकलती है। गुजरात से निकल के ये देखिए आगे बढ़ते जाएगी, यहाँ से आप देखते चलिएगा, यहाँ गुजरात हो गया, गुजरात के फार भी देखिए राजस्थान में भी घुसती है, लेकिन राजस्थान में सबसे कम जा रही है, देखिए हल्का सा कॉर्नर घुस रहा है। तो एक चीज़ यहीं पर कंटेंट याद रखिएगा कि सबसे कम किस राज्य में कर्क रेखा मतलब कि गुजरती है, तो सबसे कम राजस्थान में। फिर देखिए राजस्थान से निकलने के बाद यहाँ से आपका राजस्थान हो गया, राजस्थान के बाद देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद कहाँ हो गया? मध्य प्रदेश से फिर इस तरह आप देख लीजिएगा मैप में कहाँ तक निकलेगा, तो आपका कहाँ जाके निकलेगा बताइए? लास्ट में कौन सा है? मिजोरम है, मिजोरम में निकलेगा। समझ में आ गया? और छत्तीसगढ़ में भी घुसती है, आप देख लीजिएगा मैप से। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर कर्क रेखा तो गुजरती है, लेकिन साथ में याद रखिएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भी गुजरती है। एकमात्र ऐसा रेखा आपको पता है 82.5 डिग्री, यानी भारत का जो समय जोन है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में जो समय जोन जो लिया जाता है वो 5 राज्यों में गुजरती है, जो कि इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनी नामक स्थान से गुजरती है, वो 5 राज्य से। और 5 राज्य में याद रखिएगा आपका राजस्थान ऐसा आपका छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जो कि आपका दोनों गुजर रहा है। 23.5 डिग्री भी देशांतर भी अभी जो देख रहे थे 8 राज्य वाला, और उधर 5 राज्य वाला उत्तर प्रदेश से भी एक दूसरे को कहाँ पर काटती है? तो छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला में याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल आप लोग बताइएगा। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं हो रहा है, इजी करे कि हार्ड सही है, लेवल सही है ना? ठीक है, सही है ना राहुल?
ठीक है, सही है ना लेवल? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस अनुच्छेद के लिए लाया गया है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस अनुच्छेद के लिए लाया गया है? तो ये कितना बेहतरीन सवाल है। अच्छा स्टूडेंट हिल जाएगा इस क्वेश्चन को बनाने में। तो सुनिएगा, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, अगर आप लॉजिक लगाइएगा तो 100% आप मार्क आइएगा। जिनको हल्का भी नॉलेज है पढ़ाई के बारे में वो आंसर सही मार सकते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या है, अगर आपको ऑप्शन में दे देगा 15, ऑप्शन में दे देगा 16, ऑप्शन में देगा 17, ऑप्शन में देगा 18, तो यहां पर हम क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। सिविल का मतलब आम आदमी, आम आदमी हो गया, उसको अधिकार दिलाने के लिए, यानी कि छुआछूत का अंत करने के लिए सिविल संरक्षण अधिनियम जो आया है वो 1955 में आया है। 1955 में आया है। और याद रखिएगा अनुच्छेद 17 में आपका छुआछूत का अंत है या फिर अस्पृश्यता का अंत है। समझ में आ गया? याद रख लीजिएगा। यानी कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस अनुच्छेद में है? तो 1955 में आया है अनुच्छेद 17 के लिए, अनुच्छेद 17 के लिए। और अनुच्छेद 16 में आप लोग को पता है कि कुछ वर्गों के हितों का संरक्षण करने का मतलब है कि सरकारी नौकरी सब में जो आरक्षण मिलता है वो अनुच्छेद 16 के तहत। जैसे कोई एसटी समुदाय से है तो उसको अलग से आरक्षण दिया गया है, कोई एससी समुदाय में है तो उसको अलग से आरक्षण दिया गया है, कोई ओबीसी में है तो उसको अलग से, कोई ईडब्ल्यूएस में है तो उसको अलग से दिया गया है अनुच्छेद 16 के तहत। और अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग के स्थान पर भेदभाव को क्या किया गया है? खत्म किया गया है। ठीक है, तो नहीं कि जो है कि वो महिला है वो पुरुष है दोनों के बीच भेदभाव कर देंगे, वो नहीं। अनुच्छेद 15 कहता है कि अगर आप भेदभाव कीजिएगा, कोई लड़की और कोई लड़का है, अगर कोई भेदभाव कर रहा है तो वह डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकती है अनुच्छेद 32 को लेकर। अनुच्छेद 32 को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है कि तुरंत एक्शन लेगा और आके उसे जो है कि उसे न्याय दिलाने का काम करेगा अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, याद रखिएगा। यानी अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो मौलिक अधिकार दिया गया, अगर इसमें से कोई भी अनुच्छेद आपका कोई आदमी छीनने का प्रयास करता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का शरण ले सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो एक्शन लेगा वो अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट जाने में थोड़ा खर्च लगता है आदमी को। यहाँ से दिल्ली जाएगा, दिल्ली में भी खोजेगा, तुरंत उसका नहीं है ना वहाँ जो आदमी सुन लेगा, वहाँ पर भी वो 4 दिन पहले चक्कर लगाएगा कि कौन गेट से हम घुसे नहीं घुसे, तुरंत उसको कोई घुमा देगा कि कौन है। थोड़ा नॉर्मल आदमी जाएगा तो। लेकिन आप अगर हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, मौलिक अधिकार का हनन होने पे आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट लगभग सभी के राज्य में है, लगभग 25 हाई कोर्ट इंडिया में है। ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर में हाई कोर्ट कहाँ है? तो जबलपुर में है। मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट कहाँ है? जबलपुर में। और बिहार में हाई कोर्ट पटना में है। तो इसका मतलब आदमी आराम से अपने राज्य के हाई कोर्ट में जा सकता है कम खर्चों में। तो आप याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार, लेकिन आपका मौलिक अधिकार हनन होगा तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट रहता है सबका, उसमें आप नहीं जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सब ऑर्डिनेट कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट को नाम से जानते हैं, लेकिन उसमें आपका मौलिक अधिकार का नहीं सुना जाएगा। मौलिक अधिकार का संरक्षण जो करता है सिर्फ और सिर्फ 2 कोर्ट सुनता है, आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि मौलिक अधिकार का संरक्षक करता कौन होता है। ऑप्शन में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट भी देगा, दूसरा ऑप्शन में सिर्फ हाई कोर्ट देगा, तीसरा ऑप्शन में हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट दोनों देगा। तो बताइए आप आंसर क्या लगाइएगा? दोनों लगाइएगा, क्योंकि अपने इच्छा अनुसार आदमी कहीं भी जा सकता है। अपने अगर वहां पर मान लीजिए आप सुप्रीम कोर्ट गए तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा, लेकिन आप हाई कोर्ट गए तब कौन अनुच्छेद के तहत? तो 226 के तहत, 226 के तहत। तो क्वेश्चन पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, जो सुनेगा ना वो रीट जारी करता है उसके तहत कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, उसकी जांच करो कैसे उसका हनन हुआ है, तो वो उसको रीट कहते हैं। क्या कहते हैं? रीट कहते हैं, समादेश कहते हैं। उसी तरह से जब आप हाई कोर्ट जाइएगा तो वही चीज़ जो रीट जारी करता है 226 के तहत। तो स्पेशल क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत? तो 32 के तहत। और हाई कोर्ट रीट जारी करता है 226 के तहत, 226 के तहत। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम बैठिए क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली कौन सी है?
भारत के अंदर में अगर आप खेती करते हैं तो सबसे पुरानी विधि कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पुरानी विधि जो भारत के अंदर में है भैया वो झूम कृषि है। कौन सी कृषि है, नाम सुने होंगे। भारत के अंदर में सबसे पुरानी जो कृषि की परंपरा है या विधि विधान से होता है वो झूम कृषि होता है। और झूम कृषि जो होता है, आप लोग सुनिएगा, झूम कृषि जो होता है जैसे प्राचीन जमाने में ये कैसे होता था आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा, क्योंकि ये सबसे पुरानी विधि है। अभी क्या करते हैं हम लोग कि आराम से एक जगह हम लोग, जहाँ पर मान लीजिए मेरा घर जहाँ पर भी है या फिर उसमें 200-300 घर रहता है, वहाँ पर सबका खेत रहता है, थोड़ा बहुत किसी को ज़्यादा रहता है किसी को कम रहता है या नहीं भी रहता है, तो वहीं पर वो निवास करके आराम से अपना घर में पेट पाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन पहले ज़माने में क्या होता था, आदमी का कोई निश्चित जमीन नहीं होता था, कोई निश्चित घर नहीं होता था। लेकिन क्यों नहीं होता था, क्योंकि आदमी के लिए उतना अच्छा से शिक्षा नहीं था, उनके पास उतना संसाधन नहीं था आदमी के पास। अभी तो अच्छा ऐसा गाड़ी हो गया है, घर हो गया है, ट्रैक्टर हो गया है, आधुनिक मशीनें हो गई है, विभिन्न प्रकार से वो अपना पेट पाल लेते हैं। लेकिन प्राचीन समय में जो है कि ना तो ट्रैक्टर था ना तो कुछ था उसके पास, लेकिन वो क्या करते थे, तो वो जो है कि मान लीजिए कि ये आप मान लीजिए मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में मान लीजिए स्पेशल जबलपुर के जंगल में आप रह रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या करता था कि जंगल उंगल का जो भी आपका रहता था थोड़ा बहुत जो है कि काट कूट के वहाँ पर थोड़ा बहुत वो खा लेते थे। अब फिर वहाँ से अगले दिन दूसरे पहाड़ी पे चल जाते थे या जंगल में खाना की खोज करते हुए। उसी को हम लोग खाना बदोश जनजाति के नाम से भी जानते थे, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाके अपना पेट पालते थे और थोड़ा बहुत वहाँ पर जहाँ पर थोड़ा बहुत पानी उनी का व्यवस्था रहा वहाँ पर थोड़ा बहुत किया और थोड़ा बहुत खा पी के फिर अगले जगह आगे निकल गया, वहाँ पर जला उला के पूरा फिनिश करके। तो इसका मतलब खाना बदोश के रूप में वो काम करते थे। एक प्रकार से उसी कृषि को आपको झूम कृषि के नाम से भी पहले जानते थे। और झूम कृषि सबसे अधिक जो प्रसिद्ध है वो भारत के अंदर में पूर्वोत्तर राज्यों में प्रसिद्ध है। कहाँ में प्रसिद्ध है, पूर्वोत्तर। और पूर्वोत्तर का मतलब खाली पूरब नहीं समझिएगा भैया, पूर्वोत्तर में एक और दिशा छुपा हुआ है। पूर्वोत्तर को जब संधि विच्छेद कीजिएगा तो पूरब जोड़ उत्तर, इसका मतलब उत्तर को भी जोड़ो और पूरब को भी जोड़ो। तो पूरब उत्तर को जोड़ो तो इस क्षेत्र में जो आओ उसी को बोलो। इसका मतलब हो गया आपका सिक्किम का इलाका हो गया, मेघालय का इलाका हो गया, मिजोरम का इलाका हो गया, सबसे फेमस नागालैंड। अगर क्वेश्चन दे दे सब पूर्वोत्तर ऑप्शन दे दे, चारों राज्य पूर्वोत्तरी दे देगा, अगर उसमें से अगर पूछे कि निम्न में से किस राज्य में झूम की कृषि सबसे अधिक प्रचलित थी तो नागालैंड याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, नागालैंड याद रखिएगा, सबसे अधिक प्रसिद्ध था। और आप लोग को बता दे कि ऐसे देखे तो खाली पूर्वोत्तरी भारत में सबसे अधिक प्रसिद्ध था, ऐसे देखे तो पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में भी प्रसिद्ध था। क्योंकि ये नहीं कि पूर्वोत्तर का आदमी कम पढ़ा लिखा था तो इधर आपका पश्चिम का आदमी खूब पढ़ा लिखा था, ऐसा कुछ नहीं था। इधर का आदमी भी अलग नाम से भले वहां पर जानते थे लेकिन विधि वही करते थे, खा पी के भाग गए। इसका मतलब झूम कृषि पूर्वोत्तर राज्यों में जानते हैं, इसी कृषि को मध्य प्रदेश में अलग नाम से जानते हैं, आपका झारखंड में अलग नाम से जानते हैं, पश्चिमी घाट गुजरात के इलाका में अलग नाम से जानते हैं। तो आप ये सब क्वेश्चन दो चार ठो बता देते हैं कि कहां पर किस नाम से जानते थे। आगे एनटीपीसी में ये सब सवाल आपको मिल सकता है देखने के लिए, लेकिन ये जरूर मिलेगा कि झूम की कृषि किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थी या किस राज्य में। तो नागालैंड में, और नागालैंड कहाँ आता है, उत्तर पूर्व राज्य में या पूर्वोत्तर में, ठीक है, आप याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आप सुनिएगा। उसी तरीका से अगर हम बात करते हैं कि अलग अलग राज्य में इसको अलग अलग नाम से जानते थे और अलग अलग देश में भी इसको अलग अलग नाम से जानते थे। तो अलग अलग देश में अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग देश में अगर बात करते हैं तो सबसे फेमस आप नाम याद रख लीजिएगा, वियतनाम में इसको किस नाम से जानते थे, वियतनाम में इसको रे के नाम से जानते थे। किस नाम से, रे के नाम से जानते थे, वियतनाम में इसको रे के नाम से जानते थे। वहीं अगर बात करते हैं मलेशिया में लदान के नाम से जानते थे। लेकिन भैया आपको याद कैसे रहेगा, बोलने का हम बोल दिए, सुनने का आप सुन लिए, लेकिन भूल जाइएगा खट से तुरंत 2 मिनट के बाद। लेकिन आपको अगर हम दुए को सवाल बताए और जुगाड़ से याद करवा दिए तो समझिए आप आगे लीड ले लीजिएगा अन्य बच्चा से। तो आपका कैसे याद रहेगा मलेशिया का लदान, तो आप देखते होंगे नहीं कहता है कि हम लोग जब ट्रांसपोर्ट में बात करते हैं तो मलेशिया का मतलब माल समझना है, ठीक है। और माल को हम लोग लाद के लेके जाते हैं, माल को क्या करके लेके जाते हैं, लाद के लेके जाते हैं, यानी मलेशिया
लाद के, यानी मलेशिया यानी माल, माल को हम लाद के लेके जा रहे हैं, यानी कि मलेशिया लदान। मलेशिया में क्या कहते हैं? लदान। मलेशिया में क्या कहते हैं? लदान। हाँ, झूमते हुए लेके जाते हैं झूमते हुए, हाँ ये भी सही है, ठीक है, झूमते हुए। और ज़्यादा झूमने लगिएगा तो आपका माल जो है वो आपका गिर जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं आपका वियतनाम, तो आपका जो है कि वियतनाम लास्ट में नाम जुड़ा हुआ है, और जिस व्यक्ति का आप नाम नहीं जानते हैं तो उसको हम लोग गांव सब में रे करके पुकारते हैं। हे रे इधर सुन, ऐसे बोलते हैं, नहीं बोलते हैं रे करके। मतलब हम लोग का खास, अगर कोई दूसरे जगह से देख रहे होंगे तो उनको नहीं मतलब लगेगा, लेकिन खास अगर बिहार के अंदर में होइएगा तो हम लोग ऐसे बोलते हैं, जो हकीकत है। बिहार का आदमी अगर किसी आदमी का नाम, अगर मान लीजिए गाँव घर का आदमी नाम तो जानता है एक दूसरे का, लेकिन फिर भी हम लोग हे रे हुर्रे करते हैं, यानी हे रे, यानी अगर नहीं बोलता है कि तुमको रे काहे बोलता है, जो है कि मेरा नाम नहीं है, नाम लेके पुकारो, ऐसा बोलता है, नहीं बोलता है। इसका मतलब है कि आप नाम नहीं लेके उसको रे से पुकार रहे हैं। तो याद रखिएगा कि वियतनाम, नाम इसका मतलब रे। जब ऑप्शन में देखिएगा ना, आपका दिमाग खट से काम करेगा, रे यार ये तो पढ़वे की है। तो याद रखिएगा वियतनाम रे, और उधर माल को लाद के लेके जा रहे हैं, यानी मलेशिया लदान, मलेशिया लदान। अब बताइए, आप भूल के अगर दिखा दीजिए तब जानते हैं कि आप भूल के दिखा दीजिए। आपको दोनों जुगाड़ दिए हैं, आपको 10 दिन के बाद पूछेंगे और ऑप्शन दे के मारेंगे तो 100% मार के आइएगा, ठीक है। तो ये होता है जुगाड़ भैया, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। बात करने का तो आदमी बहुत बड़ा बड़ा बात कर लेता है, और बड़े बड़े कोचिंग में हम भी पढ़े हैं, लेकिन वहाँ पर क्या सीधा लिखा देगा, लिखो जी मलेशिया का लदान होता है, लेकिन बच्चा मलेशिया का लदान यानी लाद तो लेता है कॉपी पे, लेकिन माथा पे नहीं लाद पाता है। उसके लिए जुगाड़ चाहिए। क्या चाहिए? जुगाड़। तो आपको भले ये फ्री में कंटेंट मिल रहा है, लेकिन ताबड़तोड़ कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए अब कुछ हम लोग जो है कि स्टैटिक का सवाल ले लेंगे, फिर जो है कि अपने सेशन को 5 मिनट के अंदर ब्रेक करेंगे, थोड़ा वन लीनियर सवाल ले लेते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट बताइएगा आप लोग कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के अंदर में एक सरकारी पोस्ट है जिसका नाम है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रक शब्द से ही लग रहा होगा, नियंत्रक यानी किसी चीज पे वो नियंत्रण रख रहा है, कंट्रोल रख रहा है, ठीक है, नियंत्रण रख रहा है। दर्द कर रहा है पैर क्या? नियंत्रण दर्द, हाँ ठीक है, हाँ तो अभी नियंत्रण अभी रखना है पैर पे, इधर भी हम नियंत्रण रख रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा नियंत्रण यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक, यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है भारत के अंदर में पैसा पे कंट्रोल रखता है। किस पे कंट्रोल रखता है? पैसा पे। अब मान लीजिए कि बहुत बजट पास हुआ और बहुत सारे सांसद को अपने क्षेत्र में काम करने के लिए पैसा दिया गया। ऐसे देखें तो एक सांसद को लगभग 5 करोड़ रुपया मिलता है आपको खर्चा करने के लिए अपने क्षेत्र में, ठीक है। लेकिन वो मान लीजिए पैसा आपको दे दिया, आप सांसद हैं, मान लीजिए आपको पैसा दे दिया, विधायक आपको पैसा दे दिए, चाहिए भैया अपने क्षेत्र में काम करवाइए, नहर उहर कहाँ नहीं है, रोड छकड़ा बनवाइए आप। लेकिन आप क्या किए कि आप 1 लाख का काम करवाए, 4 लाख आप झोल कर दिए। इसका मतलब उसका भी तो कोई लेखा जोखा करने वाला होना चाहिए कि ऐसा नहीं तो आप विधायक बन के सब पैसा झोल कर दीजिएगा, ऐसा नहीं है। तो उसी को जांच करने के लिए भारत के संविधान के द्वारा एक पोस्ट का सृजन किया गया था, बनाया गया, जिसका नाम था नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जो कि अनुच्छेद 148 से लेके 151 तक में इसकी चर्चा मिलती है। और इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है 6 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए या 65 साल के लिए। हाँ, 6 या 65 साल, इसमें से जो पहले पूरा हो उसके अनुसार वो हट जाएंगे पद से। मान लीजिए कि मेरा एज मान लीजिए अभी 61 साल हुआ है और अभी हमको राष्ट्रपति नियुक्त तो कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति जो नियुक्त करेगा क्या हमको 6 साल के लिए करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि मान लीजिए हमारा 61 है, हमको नियुक्त तो वो कर देगा, लेकिन सिर्फ हम योगदान अपने काम में दे सकते हैं 4 साल, क्योंकि 61 के 4 साल बाद 65 मेरा एज हो जाएगा और हम रिटायर हो जाएंगे, लेकिन मेरा वहाँ पर 2 साल कार्यकाल छूट जाएगा क्योंकि एज के कारण, ठीक है। अब मान लीजिए किसी का 50 साल एज हुआ है, अब 50 नियुक्त उसको किया 50 के एज में और 6 साल के बाद वो रिटायर होगा, इसका मतलब वो अपने जीवन काल में पूरा योगदान दिया 6 का 6 साल, लेकिन हम यहाँ पर 4 साल दिए, एज के कारण हमको बाहर कर दिया गया। इसका मतलब है कि 6 या 65 साल क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। इसमें से जो पूरा हो पहले आपका उसी
उसी अनुसार से आपको पदमुक्त कर दिया जाएगा या पदच्युत कर दिया जाएगा या रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। समझ में आ गया। और भारत के अंदर में पहले जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक बने थे, अगर आप स्पेशल बिहार सीजीएल BRSI का तैयारी कर रहे हैं तो आप कान खोल के सुन लीजिएगा यह क्वेश्चन, या NTPC का। तो आप सुनिएगा, भारत के अंदर में पहले नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो थे उसका नाम नौ से ही था। आपको जुगाड़ दे रहे हैं, नौ से नियंत्रक, नौ से नरहरि, नौ से नियंत्रक, नौ से नरहरि, नौ से नियंत्रक, नौ से नरहरि राव पूरा नाम था, याद रखिएगा। और वर्तमान समय में जो भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक बने, हाल ही में चेंज हुआ है, तो उसका नाम क्या है? संजय मूर्ति। क्या नाम है? संजय मूर्ति। क्या नाम है? संजय मूर्ति, याद रखिएगा, संजय मूर्ति। और इन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया है, और गिरीश चंद्र मुर्मू बेचारा जो था ना वो 14वां स्थान पे था। इसका मतलब ये कितना स्थान पाया होगा? तो ये 15वां स्थान पाया होगा। और इसका नियुक्ति राष्ट्रपति आपका द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अनुच्छेद 148 के फर्स्ट के तहत क्या आता है। अगर उसमें भी डिप जाएगा तो 148 का फर्स्ट क्लाउज फर्स्ट के तहत करता है, और 151 तक इसकी चर्चा है। और याद रखिएगा, इनका काम है कि कोई व्यक्ति को जो पैसा दिया जा रहा है वो सही मायने में खर्च कर रहा है कि वो झोल के मायने में खर्च कर रहा है, उसकी जांच करना, और जांच करके अपनी रिपोर्ट जो है कि लोक लेखा समिति को सौंपेगी, और लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट जो है कि आपका सौंपेगी डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास। और लोक लेखा समिति के बारे में आप लोग को हम बता चुके हैं कि लोक लेखा समिति जो होते हैं उसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, और 22 में से 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। लेकिन प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 का 30 लोकसभा से होते हैं। और भारत की सबसे बड़ी संसदीय समिति भी आपका कौन है? तो प्राक्कलन समिति, प्रारूप समिति बोल रहे थे क्या? प्रारूप समिति जो है, जब संविधान का निर्माण हो रहा था ना, तो उस समय सबसे बड़ी समिति जो थी वो प्रारूप समिति थी। ठीक है, सबसे मुख्य समिति प्रारूप समिति थी। जब भारत का निर्माण हो रहा था तो भारत के संविधान सभा के द्वारा लगभग टोटल सभी सदस्य ने मिलकर विभिन्न प्रकार की समितियां बनाती थी। लगभग कुल 13 समितियां का गठन किया गया था। 13 समिति में से कुल 8 बड़े समिति थी और 5 छोटे समिति थी। तो 8 बड़ी समिति जो थी उसमें से जो सबसे बड़ा था वो प्रारूप समिति था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभी हाल ही के दिनों में चर्चा में भी आए हुए हैं, क्योंकि अमित शाह ने अब जो है कि विवादित बयान दे दिए हैं। ठीक है, तो इसी के लिए वो अभी घिरा गए हैं बेचारा। अभी वो जो है कि थोड़ा सा मौन धारण कर लिए, लेकिन ऐसा नहीं बोलने का है, क्योंकि भारत के अंदर में संविधान से बड़ा कोई नहीं है और संविधान के निर्माणकर्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगर उनके प्रति अगर कोई विवादित बयान देता है तो हम भी उनका सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आप सुनिएगा यहाँ पर कि बहुत सारा विवादित बयान चलते रहता है। खैर वो राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन हम लोग पढ़ाई से संबंधित हैं, तो हमको जो ओरिजिनल चीज़ है उसको आपके जो है कि पटल पर रखने का काम करेंगे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे मुख्य समिति कौन थी संविधान के निर्माण में, तो प्रारूप। और वर्तमान में सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? तो प्राक्कलन। और प्राक्कलन का स्थापना पौसे प्राक्कलन पौसे 50 पौसे प्राक्कलन पौसे 50 यानी 1950 में। ठीक है, यानी कि और लोक लेखा समिति 1921, लोक लेखा समिति 1921। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, भारत निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ है? तो भारत निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ है? तो 25 जनवरी 1950 को हुआ है। 25 जनवरी 1950 को हुआ है भारत निर्वाचन आयोग। यानी लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव हो गया, आपका राष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, ये सब चुनाव करवाने का निर्णय आपका भारत का जो निर्वाचन आयोग है, भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसका गठन याद रखिएगा अनुच्छेद 324 में किया गया है, लेकिन इसकी चर्चा 324 से लेकर 329 तक है। ठीक है, वही आपका, और इसका स्थापना भारत सरकार के द्वारा या फिर भारतीय संविधान सभा के द्वारा 25 जनवरी 1950 को किया गया था। यह एक संवैधानिक आयोग है, क्योंकि इसकी चर्चा हमारे संविधान में है। जब अनुच्छेद 324 में इसकी चर्चा है, इसका मतलब वो संवैधानिक चीज है। तो ये क्वेश्चन ये भी पूछेगा डायरेक्ट कि भारतीय निर्वाचन आयोग एक कैसी संस्था है, तो जिस ऑप्शन में संवैधानिक आयोग लगा हुआ रहेगा आप वही टिक आउट कीजिएगा, क्योंकि उसकी चर्चा भारतीय संविधान के भाग 15 और आपका अनुच्छेद 324 से 329 के बीच है। समझ में आया? और याद रखिएगा, इसीलिए 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम लोग भारतीय मतदाता दिवस मनाते हैं। भारतीय मतदाता दिवस मनाते हैं क्योंकि उसी दिन आपका चीफ इलेक्शन कमीशन का स्थापना हुआ था। ठीक है, और वर्तमान समय में अगर बात करते हैं कि भारत के निर्वाचन आयुक्त कौन है हेड, तो याद रखिएगा वो राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार है, याद रखिएगा। और वो कितने नंबर के हैं? तो वो
25वें नंबर के हैं। और इससे पहले जो आपका आरबीआई के जो गवर्नर थे शक्तिकांत दास, वो भी 25वें नंबर के थे। हम ऐसे याद करते थे कि आरबीआई का गवर्नर और मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है या चुनाव आयुक्त जो है, दोनों बराबरे है 25 से 25 का। लेकिन अब एक आगे बढ़ चुका है आरबीआई का गवर्नर, क्योंकि आरबीआई माल पानी वाला चीज़ है, क्योंकि वो मल्होत्रा बन गए हैं अब उसके 26वें नंबर के, जिसका पूरा नाम क्या है तो याद रखिएगा आपका संजय मल्होत्रा। संजीव में कन्फ्यूजन नहीं, संजीव खन्ना जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के बने हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का स्थापना याद रखिएगा आपका, उसका स्थापना भी 1950 में ही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 1950 में हुआ है। और याद रखिएगा वह दिन था आपका लगभग आपका 28 जनवरी के आसपास, ठीक है। 1950 में उसका स्थापना हुआ था और उस समय उसमें कुल न्यायाधीश की संख्या 8 हुआ करती थी। लेकिन आज जब काम का भार बढ़ने गया धीरे धीरे, तो अभी वर्तमान समय में कुल सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीश की संख्या 34 है। 34 में से एगो मुख्य है जो कि अभी संजीव खन्ना, जो कि अभी कौन बने हैं, संजीव खन्ना बने हैं, संजीव खन्ना बने हैं, संजीव खन्ना बने ना, हाँ संजीव खन्ना 51वें नंबर के बने हैं डीवाई चंद्रचूड़ की जगह, ठीक है। तो चलिए अब दिमाग थोड़ा सा इधर उधर भाग रहा है, तो अब थोड़ा सा अब सेशन को ब्रेक करते हैं। तो आप लोग जो है कि अधिक से अधिक इतना समय दिए, आप भरोसा किए, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं आपका जो है कि। तो आप इसी तरह से मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए और अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिए और एक समाज में एक नए आप एक समझ सकते हैं रोल मॉडल के रूप में आगे उभरिए, और तब देखिएगा जीने का मजा क्या है। तो चलिए आज के साथ इसी के साथ सेशन का हम बंद करते हैं। तब तक आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।